को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, मैं समझता हूं कि आंदोलन के बारे में माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत कुछ आपको बताया। मैं भी थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि उन्होंने आंदोलन को दिल्ली में बैठ करके देखा है और मैंने आंदोलन में 2.5 महीने बिताए हैं और 2.5 महीने में मात्र मैं 1.5 दिन बाहर रहा हूं। 2.5 महीने में मैंने बौद्ध गया से बाहर भी कदम नहीं रखा, इसलिए मेरा अपना एक अनुभव है और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो हमने गलती की है दोबारा ना हो। उस गलती में मैं भी शामिल हुआ। थोड़ी सी भूमिका इतनी सी है, हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि 18 मार्च के बाद जो आगरा में बड़ा कार्यक्रम होता है, हम पूरे भारत में एक धम्मचारिका करेंगे जिसमें कम से कम 300 चीवरधारी लोग लगातार यात्रा में रहेंगे और ये यात्रा कभी ना रुकने वाली होगी। उसी सिलसिले में 27 फरवरी को हम गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला है, रात को वहां बैठे थे। रात के 12 बज रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे। मोबाइल पर एक खबर आई कि पुलिस ने धरना उठा दिया और हमने उसी तरह रात को ही फैसला किया कि हम यात्रा को ही छोड़ करके सीधे हम बोध गया जाएंगे। उस समय हॉस्पिटल कैंपस में मात्र 11 चीवरधारी लोग बैठे थे, 11 थे और तथागत की अनुकंपा थी कि हम 3 भिक्षु 5 मिनट के अंतर में पहुंचे। इधर से मैं पहुंचा, उधर से मीनाचार्य पहुंचे, उधर से बनते सुमित्र पहुंचे और हमने कहा कि ये धरना रुकेगा नहीं। 3 दिन के लिए हम वहां रुके, धरना स्थल पर बैठे, फिर हम लौट करके आए। अगले दिन मैं फिर चला गया। 18 मार्च का कार्यक्रम निपटा करके 135 लोग चीवर में और 15 लोग सिविल में हम बोध गया गए और इस उद्देश्य के साथ गए कि हम इसको मुक्त के बिना लौटेंगे नहीं। जिस धरने पर 11 लोग बैठे थे, वो धरना 150 को पार कर गया और वहां से जब अपील हुई तो पूरे देश के लोग जुटने लगे। कभी 300, कभी 400, कभी 500 लोग हुए। ये बात 19 मार्च की थी, हम पहुंच गए थे और 5 अप्रैल को अशोक जयंती थी, सम्राट अशोक जयंती। उस दिन तक आते आते हमें एहसास हो गया था कि हम गलत हैं। मैंने गौतम जी को भी कहा कि गौतम जी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां धरने जैसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति की मोनोपोली है, पत्नी पैसा लेती है, खुद धरने पे बैठे, तीसरी कोई काम नहीं, किसी की सलाह नहीं, किसी की बात जानना नहीं। भंते जी माइक पकड़े रहते हैं, बस वो हिसाब किताब में लगे रहते हैं। हमने बहुत कहा कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना चाहिए। 100-200 लोगों से ये मुक्त नहीं होगा। दौर चला, 3 बार ऐसा दौर आया कि धरना खत्म होने को हुआ। रात को घोषणा होती कि कल अच्छी खबर आने वाली है और मैं हर बार पूछता तो अच्छी खबर क्या है। 3-4 दिन अच्छी खबर चलती और बाद में गायब हो जाती, जैसे अच्छे दिन आज तक नहीं आए। एक दिन फिर हुआ, जिस गवर्नर ने महाबोधि महाविहार में जाकर के पूरे बौद्धों का अपमान किया, उसी गवर्नर के इंतजार में, अच्छी खबर की सूचना में सारा धरना पल के बिठाए बैठा रहा।
मैं एक अकेला था जो मैं कह रहा था अच्छी खबर कब आएगी, कहां से आएगी, बता दो। और अच्छी खबर नहीं आई। मुझे कहना पड़ा कि मन से बात करना बंद करो, हमें संदेह हो रहा है, अच्छी खबर के चक्कर में कोई बुरी खबर ना आ जाए। मैंने कहा, फिर एक अच्छी खबर की योजना बनी। आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। मेरे से कभी कभी ऐसी बात हो जाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सरकार हमारी बात मानने वाली है। देखिए, सारी बात नहीं बताई। मैंने कहा वो सूत्र तो मैं नहीं पूछूंगा, ये बताओ सरकार मान कौन सी बात रही है। उन्होंने कहा कि हमें जाकर के बात करनी पड़ेगी। एक केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उनसे बातचीत चल रही, वो कहते हैं कि आओ हम बात करेंगे। मेरी भी फ्लाइट की टिकट करवा दी। हालांकि मैं ऐसे कामों में मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी कि जिससे हम लड़ते हैं उससे हम मांगे। फिर भी मैंने कहा कि अगर कोई बात बनती है तो मुझे खुशी होगी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि मैं साथ तो चलूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि उस डेलीगेशन में मेरी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि आप कमेटी के मेंबर हो। मैं कब दिखाता हूं, नहीं दिखाया। 3 दिन तक ये बात चली। मैंने कहा जब तक दिखाओगे नहीं मैं नहीं चलूंगा। इतने में बीच में एक बात और आ गई। कहा कि मंत्री जी ने कहा कि 1 घंटे में पहले आपसे अकेले में बात करूंगा, उसके बाद डेलीगेशन से बात करूंगा। मैंने कहा कि यही गड़बड़ है। अगर अकेले में बात करोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने 1 दिन पहले बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को ले जाओ, अन्यथा तो लोग मुझे भी गुनाहगार मानेंगे। बस यहीं से गुनाह शुरू हो गया। जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे तो भंते विनयचार्य और मैं उसके पास बैठे और कहा कि जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाओ, बता के जाओ सबको कि आप किससे मिलने जा रहे हो। लेकिन जाने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि 2 दिन के बाद धरना उठ जाएगा, अच्छी खबर आने वाली है। मैं नहीं गया। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप गए। ऐसा ही हुआ। ये बाहर गेस्ट रूम में बैठे रहे और 1 घंटे अंदर मंथन चला। उसके बाद इन्हें भी बुलाया गया, बातचीत नहीं हुई। जो भी हुई काम की बात नहीं थी। एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो अच्छी खबर आज तक नहीं आई। और वो अच्छी खबर बता देता हूं, वो अच्छी खबर हमें पहले पता थी। अच्छी खबर ये थी कि ये प्रपोजल इन्हीं की तरफ से थी कि बीटी एक्ट निरस्त हो या ना हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा संशोधन हो जाए। जहां 4 हिंदू और 4 बौद्ध हैं वहां 6 बौद्ध और 2 हिंदू रह जाएं। और सरकार इस फार्मूले पर तैयार थी। लेकिन विनयचार्य भंते जी और मैं, हम दोनों ढाल बन के खड़े हो गए। भले हमारे 4 भी छीन ले, लेकिन हम किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। और ये हमारी बात सरकार के साथ होने वाली बात में एक रोड़ा बन गई। क्योंकि जिस आंदोलन में काम करते हैं तो वहां भी संपर्क सूत्र निकल ही आते हैं। केंद्रीय मंत्री जी के बहुत नजदीक लोग थे। उनके माध्यम से हमें पता लगा कि 6 और 2 की बात हुई है। हमने पहले कह दिया था 6-2 की बात होगी तो डंडे तैयार हैं। बिल्कुल सही बात थी। हम कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम सारे देश को बताएंगे, बेचने का काम नहीं होगा। और उसका नतीजा ये हुआ, हम दोनों के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू हुआ। ये बात अप्रैल के आखिरी दिनों की है। आपको मालूम होगा जी कौन सी तारीख थी वो मंत्री जी वाली, जो भी था 25 अप्रैल की बात थी।
अब मई में प्रवेश कर गए और इधर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 180 लोग और चीवर में वहां धरने पर आ गए। हमारे साथ 210 से ज्यादा लोग चीवर में थे। जब देखा कि इनके पास एक ताकत है तो एक रूमर फैलाया कि ये कब्जा करना चाहते हैं, धरने पर कब्जा करना चाहते हैं। वो धरना कोई संपत्ति है। उसके बाद छोटी मोटी बातें हुई होंगी, मुझे ज्यादा सरोकार नहीं है। अंत में एक बहुत बड़ी बात हुई। हमें खबर मिली कि धरना खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग धरने का सामान बेचने की योजना बना रहे थे। ये टेंट कौन खरीदेगा, ये कूलर कौन खरीदेगा, ये पंखे कौन खरीदेंगे। बनते विनय चार्य और मैंने कहा कि ये धरना बेचने की बात कौन कर रहा है। तो जिनको हम अपना नेता मान रहे थे, जो पहले पैंट कमीज में आते थे, फिर लाल चंद्र ओढ़कर आने लगे, उसके बाद हाफ बाजू की शर्ट पहन के आने लगे, और उसके बाद बनते कहलाने लगे। ये सारा ड्रामा हुआ। हम तैयार थे कि किसी भी सूरत में अगर धरना खत्म करने की बात करते तो हम उठेंगे नहीं। 8 तारीख को घोषणा हुई कि कल हमें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। युद्ध के संकट आ रहे थे ना उस समय, हम भी बहुत सजग थे। हमने कहा यह फैसला धरना उठना नहीं चाहिए। हमें किसी कारणवश उस झगड़े को बचाने के लिए मैं धरने से 8 तारीख को बाहर था। 9 तारीख को रात को घोषणा हुई। बोध गया के थाने में बैठ के घोषणा हुई। थाने के अंदर बैठ के मीटिंग हुई कि हम धरना स्थगित करते हैं। 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। धरने और ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां हुई? बोध गया के थाने में। हम रात को गए। हमने कहा भी ये फैसला आपने क्यों लिया? पूरे देश का विश्वास जब हमारे साथ खड़ा है तो आपने थाने में बैठ करके फैसला क्यों लिया? और उस फैसले में गुजरात का भी एक व्यक्ति था। आप सबको पता है, एक ही गुजरात में बौद्ध है, एक ही बौद्ध है। जब फैसला हुआ तो मैं और भंते बिनाचारी और हमारे साथ 10-12 लोग और थे। हम रात को गए और हमने कहा कि धरना नहीं बिकने देंगे, धरना बंद नहीं होने देंगे। तुरंत पुलिस को बुला लिया। 50 से ज्यादा पुलिस वाले आ गए। हमने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां से लौट गए। 10 तारीख को हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बनते बिनाचार्य के बारे में लिखा गया, इसने जान से मारने की धमकी दी, मार पिटाई की और ऐसी कुछ धाराएं, उत्पात मचाया, शांति भंग की और मेरे बारे में लिख दिया, पैसे का गबन किया, 180 चीवर चुराए, जान से मारने की धमकी दी। धरना शुरू होने पर जो 135 लोगों को चीवर पहना के लेके गया, उसको 180 चीवर चोरी करने का दोषी बनाया। लेकिन ये हमारे लिए मजाक की बात थी। हम सोच रहे थे कि आंदोलन में चलता रहता है। माननीय राज्यपाल गौतम जी ने जो बताया वो एक सच है, जो मैं बता रहा हूं वो दूसरा सच है। ये आंदोलन वास्तव में आंदोलन था ही नहीं। मैं 3-4 बातें आपको बता रहा हूं। एक दिन जब मैंने बताया ना कि मैं एक ही दिन धरने से आउट रहा था, जिस दिन मैं वहां नहीं था कि मैं कार लेने के लिए आया था, क्योंकि बिना कार बड़ी दिक्कत हो रही थी, उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री को वहां से गुजरना था। पुलिस आई, वहां घेरा डाल लिया। कौन अधिकारी था मुझे तो पता नहीं, उसने आके धमकाया और कहा कि कोई भी शोर नहीं मचाएगा। और धरने के संचालक माननीय बहुत वरिष्ठ बनते जी,
उन्होंने कहा माइक लेकर के कोई भी बोलेगा नहीं। पूरे के पूरे 56 मिनट तक सभी लोगों को आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बिठा दिया। और जब काफिला निकल गया तो एक पुलिस वाला आया कि आंखें खोल लो, गए मुख्यमंत्री जी। अगले दिन मैंने आया तो मैंने सारा नजारा देखा, सुना, तो मैंने पूछा कि आंदोलन करने का ये कौन सा तरीका है कि जिससे हमारी मांग हो, जिससे हम लड़ रहे हो, उसको देख करके आंखें बंद करके बिठा दिया जाए? कहीं कोई मिली भक्ति तो नहीं है। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ। लोगों ने इस बात को गलत माना कि आंदोलनकारी सरकार के सामने आंखें बंद करके बैठ जाए। किसकी नीति थी ये? दूसरी बात, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, धरना स्थल पर लगभग 300-400 लोग थे। एक भी आदमी महाबोधि महाविहार में दर्शन करने नहीं गया। क्यों नहीं गए? क्योंकि 11 तारीख को बोल दिया था कि कोई भी आदमी महाबोधि महाविहार में नहीं जाएगा। जबकि पहले योजना ये थी, हम सुबह सुबह 6 बजे जाएंगे और सभी जाकर के महाबोधि महाविहार में प्रार्थना करेंगे और 3-4 घंटे तक वहीं बैठेंगे। एक को भी नहीं जाने दिया। दूसरा, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव था, लाखों लोगों को देश में से जाना था। कोई किसी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की। मंच से घोषणा की, जो महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी का जो कार्यक्रम है कालचक्र मैदान में, वहां जाओ और वहां खाना खा के आओ। बनते विनयचार्य ने कहा कि यह मंजूर नहीं होगा। हमने धरना स्थल से 1 किलोमीटर दूर रास्ते में ही ये त्रिरत्न महासंघ का एक विहार है, उसमें खाने की व्यवस्था की, ताकि बाहर के लोग वहां खाना ना खा करके यहां खाना खा के जाएं। उसी दिन मैं बताना चाह रहा हूं एक खास बात। गुजरात का एक प्रतिनिधि मंडल 1,80,000 रुपया लेके गया। 1,80,000 रुपया गुजरात के लोगों ने भेजा उस धरने के लिए। दिन में 1,80,000 रुपया दिया गया और रात के अंधेरे में बनते विनयचार्य को पुलिस ने उठा लिया। वो 1,80,000 रुपया बनते विनयचार्य को जेल में भेजने के काम आया। हमने मना किया था, इस आंदोलन को धन की जरूरत नहीं है, दिशा की जरूरत है। आप भी पूछना जिन लोगों ने पैसे दिए हों। 12 तारीख को आपने 1,80,000 रुपया दिया और 12 तारीख को बनते विनयचार्य को अरेस्ट कर लिया। उसी पैसे माननीय मंत्री जी कह रहे सरकार ने अरेस्ट कर लिया। गलत है ये बात। बनते विनयचार्य को पैसा देकर के अरेस्ट करवाया गया। हम दोनों पर मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन वो ऐसे मुकदमे नहीं थे कि पुलिस अरेस्ट कर ले। फिर एक झूठा मुकदमा और दर्ज करके उनको अरेस्ट किया गया। तो मैं बताना चाह रहा हूं, आज 2.5 महीने हो गए। 14 की सुबह को, यानी कि रात के 2:30-3 बजे उनको अरेस्ट किया था और 14 जून 14 जुलाई 2 महीने ज्यादा से ज्यादा दिन हो गए। 2 महीने से बनते विनयचार्य जेल में है। इन आंदोलनकर्ताओं ने जिनको लाखों करोड़ रुपया समाज ने दिया, बनते विनयचार्य की रिहाई के लिए एक भी प्रयास नहीं हुआ। अगर वास्तव में ये आंदोलनकारी होते, पुलिस उनको अरेस्ट करती, तो क्या धरने पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनकी सुरक्षा के लिए काम करते, बचाव के लिए काम करते? आज हम पहली बार आपके बीच में आए हैं और उस दिन के बाद से मैं पहली बार बोल रहा हूं, हमारे जाने के बाद वो यहां आएंगे। आप उनसे पूछना, बनते विनयचार्य को अरेस्ट होने के बाद उनके छुटवाने के प्रयासों में तुम्हारा क्या योगदान है? क्या पूछना नहीं बनता?
जो भंते पैसे लेकर के दे कर गए थे उनसे पूछना कि भंते वीराचार्य को अरेस्ट करने के बाद आपने क्या काम किया। देश को नहीं पता हकीकत क्या थी। जो आंदोलन करने बैठे थे उनको केवल कमेटी में जाना था और भंते प्रज्ञाशील जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, पहले वो 6-7 उस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहे थे। जब समझौता हुआ था उस समझौते में उनको भी जनरल सेक्रेटरी का पद मिला था और पैसे के गबन के आरोप में उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। यह आंदोलन बोध गया मुक्ति का नहीं था, यह आंदोलन नियुक्ति का आंदोलन था। भंते विनयचार्य बाधा थे और मैं भी बाधा था, हमारी समझ में आ गया। 14 तारीख को सुबह सुबह भंते विनयचार्य को अरेस्ट किया गया। रात भर हम ढूंढते फिरे। दिन के 12:30 बजे उनको कोर्ट में पेश किया गया। तब हमें पता लगा कि वो पुलिस कस्टडी में ही है और 12:30 बजे जब हमने FIR देखी तो 25 अज्ञात लोग थे। उस अज्ञात में हम जैसे ही थे। मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ा और 15 तारीख की रात को 12 बजे सारा टेंट खोल लिया गया। वो टेंट भंते विनयचार्य के जेल में जाने और मेरे वहां से हटने के इंतजार में खड़ा था। इसका मतलब आंदोलन कौन कर रहा था? भंते विनयचार्य या कासलामा? युद्ध तो खत्म हो गया था। 11 तारीख को युद्ध की संभावना खत्म हो गई थी। 12 तारीख को धरना चला जैसे भी था, लेकिन 15 को क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो पैक्ट काम नहीं आया। सरकार की बात लागू नहीं हो सकी। सरकार ने बोल दिया कि समझौता तो होगा नहीं, फिर क्यों बैठे हो? और उस दिन से उठा धरना आज तक क्यों नहीं है? एक बुद्ध विहार में 10-12 लोग बैठे हैं, सुबह शाम वंदना कर लेते हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। धरने का 122वां दिन, धरने का 156वां दिन, गिने जाओ बैठ करके। मैं तो अनागारिक धम्मपाला के आंदोलन से गिन रहा हूं। 1891 में आंदोलन शुरू हुआ था, 134 वर्ष हो गए। अगली बार 135 वर्ष हो जाएंगे, हो सकता है कि 137-40 वर्ष भी हो जाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, गलतफहमी मत रहना। धरना देकर के उस बौद्ध गया को मुक्त नहीं करवा सकते, क्योंकि जो धरने पर बैठता है उसकी आंखें, उसकी इच्छाएं बोध गया के पैसों की ओर ललायित हो जाती है। सारे बिकाऊ लोग हैं। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पब्लिक अधूरा सच देखती है। एक प्रेस वाला रिपोर्टिंग करता है, उसकी खबर भेज दी जाती है, हम सोचते धरना बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या गवर्नर के वहां पूजा करने के बाद धरना करने वाले लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए था? बौद्धों की भावनाएं आहत करने, बौद्ध विरासत को नष्ट करने का जो गलत प्रयास किया गया, क्या उसके खिलाफ धरने से आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? क्यों नहीं उठी? क्योंकि इनकी सहमति थी। क्या डीएम के खिलाफ, एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए था? बौद्ध विरासत के ऊपर जाकर के, महाबोधि महाविहार के अंदर बैठ करके बुद्ध की प्रतिमा के सामने पंडों के द्वारा पूजा की गई। ये जो बौद्ध धर्म की तहसील बनकर के आज जगह जगह पर आंदोलन की बात करने से निकले हैं, ये गूंगे बहरे बेजुबान क्यों हो गए? पूछा जाना चाहिए था। उसके बाद एक बात जो मैं आपसे और कह रहा हूं, अभी मन संचालक प्रसेनजीत जी ने कहा कि वर्षावास चल रहा है, भिक्षुओं को दान दिया करो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, यह 2500 वर्ष पुरानी हमारी गौरवशाली परंपरा है कि बरसात के दिनों में भिक्षु विहारों में ठहरे, उपासक आमंत्रण दे, भिक्षु वर्षावास करे, धर्म का प्रचार प्रसार हो। जब एक योद्धा भिक्षु
जो बौद्धों की महान विरासत को बचाने के संघर्ष में शामिल था, उसका कोई अपराध नहीं था। उसने ना तो शासन के खिलाफ कोई काम किया, ना दूसरे धर्म के खिलाफ कोई काम किया। बस उसका गुनाह इतना ही था कि वो समझौते के पक्ष में नहीं था। वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति की आवाज को बुलंद कर रहा था। उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। ये सारे भिक्षु वर्षावास करेंगे, आप उन्हें अच्छा भोजन भी खिलाएंगे, धन का दान भी करेंगे। लेकिन क्या कभी आपने देखा था, थोड़े दिन पहले जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उनके हाथ में हथकड़ी थी? हाथ में हथकड़ी थी। वो भिक्षु समझदार था, चिवर पहन के नहीं आया, चिवर को छोड़ करके आया। हथकड़ी हाथ में भिक्षु के हो और सारे भिक्षु घरों में बैठ करके, विहारों में बैठ करके वर्षावास करें और उपासक उनको बढ़िया भोजन खिलाए और दान करे। मैं लानत देता हूं तमाम भिक्षुओं को। उन्हें संकल्पित होना चाहिए था बौद्ध विरासत की मुक्ति के लिए। देश में 3000 से ज्यादा भिक्षु हैं। उस आंदोलन को मैंने 2.5 महीने बैठ करके देखा है। उन 3000 भिक्षुओं में से 30 भिक्षु भी नहीं पहुंचे वहां पर। जो बैठे थे वो सामने थे और हमसे पहले बैठे थे वो दिहाड़ी पर थे। और आज भी जो 12 लोग बैठे हैं रोज का मेहनताना लेते हैं। ये प्रमाणिक बात बता रहा हूं। और जिस भिक्षु ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस दिन मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई उससे 4 दिन पहले वो बीमार हुआ था। उसका इलाज, दवा के पैसे, फल जूस के पैसे मैं दे के आया था। आप सोचिए देश कहां जा रहा है। मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, क्या बौद्ध भिक्षुओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनका एक साथी बोध गया कि जेल में बंद है और ये यहां जीवन का उत्सव मना रहे हैं। यहां मंच पर कुछ भिक्षु बैठे हैं, मैं किसी से परिचित नहीं हूं। जिनसे परिचित हूं वो वर्षावास मना रहे हैं। वर्षावास मेरे लिए भी है, लेकिन मैं क्यों नहीं बैठा वहां पे? वर्षावास मुझे भी करना था, लेकिन जब तक भत्ते विनयाचार्य जेल में हैं, क्या हम परंपराएं ढोते रहे? वो योद्धा है बोध गया मुक्ति का, महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन का वो योद्धा है। और जब तक वो योद्धा जेल में बंद है, हम नहीं बैठेंगे। इस संकल्प के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आज इस आंदोलन के माध्यम से गांधीनगर के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में ये बात कर रहा हूं। देश के तमाम भिक्षु मेरी इस बात को सुनेंगे, मुझे बुरा कहेंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन ये सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, बनते विनयाचार्य का कोई गुनाह बताओ। अगर वो अपराध करके जेल में गए हैं तो हम उनके साथ खड़े नहीं होते। वो एक योद्धा बन करके